अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गजा में इसराइली फौज और हमास के दरमियान घमसान की जंग, सड़कों पर लाशों के अंबार, इसराइली फौज की मुसलसिल बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों में तेजी। इसराइल की गजा में एक रोज के दौरान 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। मज़ाहमती तंजीमों से लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले 8 फौजियों के नाम भी जारी। इसराइली फौज ने अब जुनूबी गजा को निशाने पर ले लिया। सहयूनी फौज शुमाली गजा का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार। जो बाइडन ने इसराइल से एहतियात बरतने को कहा। हिंदुस्तान के साहिल पर जहाज पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। ईरान पर जहाजों को निशाना बनाने का पेंटागन ने लगाया इल्जाम, ईरान ने किया मुस्तरद। इंडोनेशिया की एक फैक्ट्री में धमाका, 12 अफराद हलाक, 39 जख्मी। मरने वालों में 5 गैर मुल्की मुलाजमीन भी शामिल। बारामुल्ला की मस्जिद में अज़ान दे रहे रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन है जारी। वजारत खेल ने नई रेसलिंग एसोसिएशन को किया मुअत्तल। नौ मुंतखब सदर संजय सिंह के फैसले भी मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। गजा की पट्टी में इसराइली फौज और हमास के दरमियान घमसान की जंग जारी है। तबाहकुन हमलों के नतीजे में सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ जंग बंदी का दूर दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। दोनों फरीक जंग जारी रखने पर आमादा हैं। बताया जा रहा है कि हमास के ज़ेर इख्तिदार गजा पट्टी में वजारत सेहत के ऐलान के मुताबिक जमीनी सतह पर होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त में गजा में इसराइली फौज की मुसलसिल बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के तकरीबन 3 माह बाद इसराइल मजीद मुहल्लिक हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए हैं। शुमाली, वस्ती और जुनूबी गजा में गलियां और सड़कें लाशों से भरी पड़ी हैं। वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइली तैयारों और तोपखाने ने गजा की पट्टी के शुमाल से जुनूब तक कई इलाकों पर बमबारी की है। नुसैरत पनाह गजीन कैंप पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 18 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में जमीनी कार्रवाइयों के दौरान अपने मजीद 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने हमास और दीगर मुज़ाहमती तंजीमों से लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले अपने 8 फौजियों के नाम भी जारी कर दिए हैं, जिसमें से 4 का ताल्लुक 7th आर्म्ड ब्रिगेड से है, जो जुनूबी गजा में लड़ाई के दौरान मारे गए हैं। IDF के मुताबिक गजा में जंग के दौरान 5 फौजी शदीद भी जख्मी हुए, जबकि सहयूनी फौज ने इससे कबल गुज़िश्ता रोज मारे गए 5 फौजियों की शिनाख्त भी जाहिर की थी। इसराइल ने भी हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को फिजाई हमले में कत्ल करने का दावा करते हुए कहा कि हसन अल अतरश हमास को असलाह फराहम करने के जिम्मेदार थे। वहीं इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में हजारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते हुए गजा में जंग बंदी और हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर मुआहदा करने का मुतालबा किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में जारी जमीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 152 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, जबकि हमास की जानिब से जंग के दौरान सैकड़ों इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा किया गया है। इसराइल ने गजा पर बमबारी जारी रखते हुए एक ही खानदान के 76 अफराद को शहीद कर दिया है। इन 76 अफराद का ताल्लुक मराकशी खानदान से है। ताज़ा बमबारी के शुहदा में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के साबिक़ सीनियर कारकुन इसाम अल मगरिबी और उनकी अहलिया और 5 बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि इसराइली बमबारी से अब तक 20,200 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 53,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। उधर इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हफ्ते की शब भी जबरदस्त एहतजाज किया गया है। इसराइली मुजाहिरीन हुकूमत इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और हमास की कैद में मौजूद इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए इक़दामात पर जोर दे रहे थे।
यह एहतजाज इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में किया गया था। तल अबीब के स्क्वायर में मुग़वियों के अहल खाना भी मौजूद थे। उधर एक और ग्रुप ने दारुल हुकूमत के हबीबा स्क्वायर में इसराइली हुकूमत के खिलाफ अलहदा रैली निकाली। मुजाहिरीन के हाथों में मुग़वी अफराद की तस्वीर थी। इसराइल ने शुमाल गजा में तबाही के बाद अब जुनूबी गजा पर हमले तेज करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल से एहतियात बरतने को कहा है। इनका कहना है कि इसराइल को गैर मुतहरिफ शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इतवार को कहा है कि इसकी फौज अब जुनूब गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की भरपूर तैयारी कर चुकी है। इतवार से जुनूबी गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया भी जा रहा है। गजा के इस हिस्से में खान यूनिस का मारूफ कस्बा भी है। कई हफ्तों तक गजा सिटी के इर्द गिर्द लड़ाई के बाद अब खान यूनिस और उससे मुत्तसिल इलाकों को जो हमास का गढ़ समझे जाते हैं निशाना बनाया जाएगा। पनाह गुज़ीन कैंप से शहर में तब्दील होने वाला कस्बा खान यूनिस हमास के लीडर यहिया सन्नूर की जाए पैदाइश है। इसराइली हुकूमत उन्हें 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार करार देती है। 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में इसराइल ने हमास को कुचल देने का ऐलान किया है और गजा पर जमीनी, फिजाई और बहरी हमले शुरू कर दिए। फलस्तीनी इलाकों की हमास हुकूमत कहती है कि इसराइल की सिफाकाना कार्रवाइयों में 20,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। इनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने एक बयान में ऐलान किया है कि हफ्ते के रोज भारत के साहिल पर एक कीमियाई मवाद से लदे टैंकर को निशाना बनाने वाले ड्रोन को ईरान से लॉन्च किया गया था, जो बहीर अहमर से आगे समंदरी जहाज रानी के लिए खतरात की तौसी की निशानदेही करता है। इसराइल की जानिब से हमास के खात्मे के लिए गजा की पट्टी में फौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद यह पहला मौका है जब पेंटागन ने अवामी सतह पर ईरान पर जहाजों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। बहर हिंद में हफ्ते के रोज एक इसराइली बहरी जहाज पर हमले का वाकया गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के पस मंजर में बहीर अहमर में तिजारती यमन के हुसियों के हमले के बाद सामने आया है। बयान में मजीद कहा गया है कि यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब हुआ है और इसके नतीजे में एक जापानी कंपनी की मिल्कियत वाले जहाज पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता जहाज में आग लग गई थी। पेंटागन ने मजीद कहा कि अमेरिकी फौजी टैंकर किम प्लोटो के साथ राब्ते में है, जो लाइबेरिया का झंडे के साथ सफर कर रहा है और उसे एक डच कंपनी चलाती है। वो इंडिया की तरफ से अपना सफर जारी रखे हुए हैं। पेंटागन ने हमले के मकाम की निशानदेही हिंदुस्तान के साहिल से 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर के फासले पर की है और मजीद कहा है कि इसके आसपास अमेरिकी बहरिया का कोई जहाज नहीं था। दूसरी जानिब एम्ब्री मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने बताया कि जहाज इसराइल से मुंसलिक है। ईरानी पासदारान इनकलाब के एक अहलकार ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल हमास के खिलाफ अपनी जंग बंद नहीं करता है तो दीगर आबी गुजरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिका के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया कि बहीर अहमर में इसराइल से मुंसलिक तिजारती जहाज़ों पर यमन में मुकीम हूथी बागियों के हमलों में ईरान गहरी तौर पर मुलविस है। तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर अब्दुल्लाहियान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हूथी ने अपने तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी फरीक को साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने यमन में मुकीम हूथियों ने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला किया है। हमने उन्हें कुछ भी करने का हुक्म नहीं दिया और न ही हम उन्हें कार्रवाई करने से रोकने का हुक्म देंगे। उन्होंने फलस्तीन इसराइल तनाज़े में अमेरिका के किरदार की शदीद मजम्मत की, जिसने गजा की पट्टी के लोगों को इंसानी तबाही का सामना करना पड़ा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एक मुशीर का कहना है कि हमास अपने जेर हिरासत कैदियों को रिहा कर दे तो गजा में जंग बंदी का कल ही नाफिज हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एक मुशीर ने जंग बंदी को यरगमालियों की रिहाई से मशरूत करार दिया है। इधर हमास ने इसराइली फौजी मुहिम को मजीद आर्जी तौर पर रोकने को भी मुस्तरद कर दिया है और कहा कि वो एक मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं और उसी शर्त पर मुग़वियों की रिहाई मुमकिन है।
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ایک ایسی جنگ بندی ہوگی جس میں فلسطینی شہریوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کے قیام پر زور دیا جائے گا۔ فلسطینی شہریوں کو مناسب خوراک اور طبی امداد پہنچانے کی بات کی جائے گی۔ واضح رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 7 اکتوبر سے جنگ جاری ہے۔ اس دوران 24 تا 30 نومبر تک 7 روز کے لیے عارضی جنگ بندی کی گئی تھی۔ جنگ بندی میں مزید توسیع نہ ہونے پر 1 دسمبر سے اسرائیل نے غزہ پر بمباری دوبارہ شروع کر دی تھی۔ دوسری جانب حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ روکے جانے تک اسرائیلی قیدیوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اسامہ حمدان نے بیروت میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے یرغمالی افراد کی زندہ واپسی چاہتا ہے تو اسے غزہ کی پٹی پر حملہ روکنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی حکومت ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہ غزہ کی ریت میں زیادہ سے زیادہ دھنستے جا رہے ہیں۔ ان کی حکومت کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ انہوں نے فلسطینی دھڑوں کو ختم کرنے کی اسرائیلی دھمکیوں کو بھی کھوکھلے دعوے قرار دے دیا۔ فلسطینی دھڑوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک قومی فیصلہ ہے کہ جنگ کے مکمل خاتمے تک قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ حماس کو مختصر جنگ بندی کے بارے میں تحفظات تھے۔ اس نے کم از کم 14 دن جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ انڈونیشیا کے ایک جزیرے میں قائم صنعتی زون میں اتوار کے روز فیکٹری میں کیمیکلز کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ چینی فنڈنگ سے قائم کی گئی اس فیکٹری میں نکل تیار کی جاتی ہے۔ یہ نکل پلانٹ انڈونیشیا کے مشرقی صوبے میں لگایا گیا تھا۔ فیکٹری میں دھماکہ صبح سویرے 5:30 بجے ہوا جب صوبہ سولاویسی کے مورو والی انڈسٹریل پارک میں اچانک کیمیکلز کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور قریب ہی موجود ایک بڑے آکسیجن ٹینک میں بھی دھماکے سے پھٹ گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کیمیکل سے شعلہ لپکنے کا واقعہ ایک مرمتی کام کے دوران پیش آیا، پھر اس شعلے سے گیس ٹینک پھٹ گیا اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق 12 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 39 زخمی ہو گئے ہیں۔ تاہم ترجمان ڈیڈی کرانیون نے بتایا ہے کہ 39 زخمیوں میں معمولی اور زیادہ زخمی دونوں شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج معالجہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 7 انڈونیشیائی اور 5 غیر ملکی شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ کیمیکل کی وجہ سے اس وقت ہوا جب مرمت کا کام جاری تھا۔ کمپلیکس کے ترجمان ڈیڈی کرانیون نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 7 انڈونیشی اور 5 غیر ملکی کارکن بھی شامل ہیں۔ فرانس نے نائجیریا سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ فرانس نے جمعے کو نائجیریا سے اپنے فوجی دستوں کی آخری کھیپ بھی واپس طلب کر لی ہے، کیونکہ فرانس اور نائجیریا کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون ختم ہو گیا تھا۔ نائجر میں فوجی تعاون کے لیے فرانسیسی فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ نائجر کو 1 دہائی سے جاری انتہا پسندانہ شور سے لڑنے میں مدد مل سکے۔ جولائی میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے نائجیرین فوج کے افسران نے فرانس سے فوج کی واپسی کی مانگ کی تھی۔ فرانسیسی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ ہی نائجر کو برسوں سے ملنے والی زمینی فوجی امداد ختم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے افریقہ کے ساحلی علاقے میں تشدد کے خلاف لڑائی میں خلل پڑے گا۔ ملک کی فوجی انتظامیہ نے جولائی میں بغاوت کے بعد فرانس سے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ فرانس نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ نائجر میں اپنے سفارتی مشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دے گا۔ ادھر چیک ریپبلک نے ہفتے کے روز دارالحکومت پراگ کی ایک یونیورسٹی میں ہونے والی فائرنگ کے متاثرین کے لیے سوگ منایا ہے۔ اس حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ چیک ریپبلک کی تاریخ کی بدترین اجتماعی فائرنگ کا معاملہ ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں چیک قومی پرچم کو نصف لہرایا گیا تھا۔ کل دوپہر کے اوقات میں ملک بھر میں چرچ کی گھنٹیاں بجائی گئیں اور لوگوں نے چارلز یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس میں فائرنگ کے متاثرین کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ حکومت کی جانب سے ہفتے کو یوم سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ڈیفنس ایکسپرٹ سنجے کلکرنی کا کہنا ہے کہ ایران بیک فائٹرز کا حملہ دنیا پر دباؤ بنانے کی ایک کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے ان حملوں سے کمرشل شپنگ متاثر ہو رہی ہے۔ حوثیوں کے ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔
یہ جو آتنکی سنگٹھن ہے جو ایران بیکڈ ہے، یمن میں ہے، اور یہ ریڈ سی سے جو بھی شپنگ جا رہا ہے اسپیشلی کمرشل شپنگ، ان کا کہنا ہے کہ وہ جو غازہ پٹی کے اوپر جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے اس کے برخلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ریڈ سی کے دوارا جو مرچنٹ شپنگ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے افریقہ کے دوارا بھیجا جائے جہاں پہ اور خرچہ ہوئے گا مرچنٹ شپنگ کا. تو اس کے مد نظر یہ جو اٹیک ہوا ہے تقریباً آئی تھنک 220 ناٹیکل مائلز آف دا پور بندر پورٹ، جو انڈین شپ ہے، اینڈ اس کے جو انڈر کیا اس کے بولیں گے لائبیرین فلیگ ہے، جاپنیز اونرز ہیں، انڈینز اس کے تقریباً 20 جو ہیں وہ اپنے ہیں، اس میں ایک ویتنامی ہیں. تو یہ ایک طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے پورے وشو بھر میں کہ مرچنٹ شپنگ کو ریڈ سی کے دوارا نہیں بھیجا جائے گا، اور خاص کر وہ جو انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. جموں کشمیر کے بارامولہ ضلع میں ایک ریٹائرڈ ایس ایس پی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے. فائرنگ کے بعد مشتبہ عسکریت پسند موقع سے فرار ہو گئے. عسکریت پسندوں نے مسجد پر فائرنگ بھی کی. گزشتہ چند دنوں سے عسکریت پسندوں کی بزدلانہ کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پونچھ میں فوج کی گاڑی پر خفیہ حملہ کرنے کے بعد اب انہوں نے ریٹائرڈ پولیس افسران کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ عسکریت پسندی نے شیری بارامولہ کے گنت مولا کے رہنے والے محمد شفیع پر حملہ کیا. ریٹائرڈ ایس ایس پی پر گولیاں چلائی گئیں. ان پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ مسجد میں اذان دے رہے تھے. گولی لگنے سے وہ جان کی بازی ہار گئے. جموں کشمیر پولیس نے کہا ہے کہ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اور معاملے کی جانچ جاری. کشمیر میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں گولی مار کر ہلاک ہونے والے ایک ریٹائرڈ پولیس افسر پر نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کا حصہ تھے، ہندوستان کا حصہ ہیں اور ہندوستان کا حصہ رہیں گے. اگر ہمیں عسکریت پسندوں کو ختم کرنا ہے تو ہم وہ راستہ تلاش کریں جن کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی فوج یا پولیس کے ذریعے ختم نہیں ہوگی. ہم لوگ بھارت کا ایک حصہ ہیں، بھارت کا حصہ تھے اور بھارت کا حصہ رہیں گے. آتنکواد کا اگر ہم نے ختم کرنا ہے، آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے وہ راستے نکالنے پڑیں گے جن سے آتنکواد ختم ہو سکتا ہے. صرف چلا چلا کے یہ کہنا کہ کشمیر بالکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، اگر ایک بھی ٹورسٹ شکار ہو گیا تو یہ ٹورزم سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. اسے آتنکواد کا مقابلہ کرنے کے لیے مرکز کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صرف فوج پولیس اس سے یہ آتنکواد ختم نہیں ہوگا. جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملوں پر بمبئی میں این سی پی کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے. 5 جوانوں نے اپنی جان گنوائی ہے. میں مرکزی وزیر داخلہ سے صورتحال کا جائزہ لینے کی درخواست کرتی ہوں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کے واقعات کا اعادہ نہ ہو. مرکزی حکومت کو ان حملوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے. It's very, very painful. 5 جوان شہید ہوئے. I think we must be very, very aware and sensitive, and I urge the Honorable Home Minister of India. مرکزی وزارت کھیل نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کی نئی تنظیم کو معطل کر دیا ہے. ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف یہ کارروائی قومی ریسلنگ مقابلے کے انعقاد میں جلد بازی کی وجہ سے کی گئی ہے. وزارت نے WFI کے نو منتخب صدر سنجے سنگھ کے فیصلوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. سنجے سنگھ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور WFI کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی بتائے جاتے ہیں. انہیں بھی اب معطل کر دیا گیا ہے. در حقیقت جب سے سنجے سنگھ نے انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے انتخاب میں کامیابی حاصل کی اور یہ طے پایا کہ وہ اس کے صدر بنیں گے، پہلوانوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے تھے. پہلوانوں نے کہا کہ سنجے سنگھ بی جے پی MP برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی ہیں اور ایسی صورتحال میں WFI میں کسی قسم کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. تاہم ریسلنگ فیڈریشن کی
रेलिग्नेशन और संजय सिंह को जिस वजह से मुअत्तल किया गया है, बिल्कुल अलग मामला है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर वजारत खेल की जानिब से इतवार को नौ मुंतखब फेडरेशन को तहलील किए जाने के बाद साक्षी मलिक ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ खिलाड़ियों के लिए थी, मुझे बच्चों की फिक्र है। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चली है। अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है क्या सिर्फ संजय सिंह निलंबित हुए हैं या पूरी फेडरेशन ही रद्द कर दी। हाँ, तो वो भी मेरे पास ना पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ आप लोग बस दिखा रहे हो, लेकिन कुछ रिटर्न में अभी आया नहीं है। और जो भी होगा वो मैं आगे आप सबके साथ जरूर बात करूंगी। और रही बात दूसरी, मैंने कल रात भी ट्वीट किया था, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। जब से लेटर निकला है कि नंदी नगर कंपटीशन कराया जाएगा, तो मुझे वही सदमे में हूँ, वही बातें याद आ रही है कि दोबारा से वही नंदी नगर में कंपटीशन और लखनऊ में कैंप। तो मैं उन बच्चियों के लिए काफी परेशान हूँ, काफी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी आई बच्चियों की रात को कि दोबारा से वहीं पे, तो मैं इस चीज को लेके काफी परेशान हूँ। कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े पर बीआरएस कायद केटी रामाराव ने कहा कि उन्होंने अभी तक हिजाब पर से पाबंदी नहीं हटाई है और सीएम ने कहा है कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कांग्रेस के रवैये को देख रहे हैं कि वो आने से पहले क्या कहते हैं और इख्तिदार मिलने के बाद वो कैसे बदलते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। गजा में इस्राएली फौज और हमास के दरमियान घमसान की जंग, सड़कों पर लाशों के अंबार, इस्राएली फौज की मुसलसिल बमबारी और जमीनी कार्रवाइयों में तेजी। इसराइल की गजा में एक रोज के दौरान 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। मज़ाहमती तंजीमों से लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले 8 फौजियों के नाम भी जारी। इसराइली फौज ने अब जुनूबी गजा को निशाने पर ले लिया। सहयूनी फौज शुमाली गजा का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार। जो बाइडन ने इसराइल से एहतियात बरतने को कहा। हिंदुस्तान के साहिल पर जहाज पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। ईरान पर जहाजों को निशाना बनाने का पेंटागन ने लगाया इल्जाम, ईरान ने किया मुस्तरद। इंडोनेशिया की एक फैक्ट्री में धमाका, 12 अफराद हलाक, 39 जख्मी, मरने वालों में 5 गैर मुल्की मुलाजमीन भी शामिल। बारामुल्ला की मस्जिद में अजान दे रहे रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन है जारी। वजारत खेल ने नई रेसलिंग एसोसिएशन को किया मुअत्तल, 9 मुंतखब सदर संजय सिंह के फैसले भी मुस्तरद। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेजबान मास फारूकी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।